दंगल 2024 में हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश में जो पहले चरण का चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में किस तरह का मतदान का रुझान है, किस तरह से पार्टियां जो हैं अपने जो लोग उनके सपोर्टर हैं, जो मतदाता उनको निकाल रही हैं, या चुनाव आयोग ने किस तरह से अपील की है कि लोग मतदान के लिए निकल रहे हैं, पहले की तुलना में किस तरह का रुझान है, किस तरह से मतदाता आगे आ रहे हैं, इन सारी बातों को हम यहाँ करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस की ओर से अविनाश बुंदेला जी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ सत्येंद्र जैन जी हैं भाजपा के, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी हैं, उनका भी स्वागत है। तो सबसे पहले गौरव जी, मैं आप ही की तरफ चलता हूं कि ये जो चुनाव हो रहे हैं प्रथम चरण के 29 में से 6 सीटें, जो कि खास करके महाकौशल की हम कहेंगे, और जिसमें एक सीट छिंदवाड़ा जो जिसको लेकर कि जो 29 में से 28 सीटें तो बीजेपी के पास थी, पर एक ही सीट कांग्रेस के पास थी। और इस बार बीजेपी ने, जैसे कहना चाहिए, दाना पानी लेकर ये तय कर लिया है कि इस बार हम छिंदवाड़ा को जो है वो नेस्तनाबूद करेंगे और छिंदवाड़ा के गढ़ को हम तोड़ेंगे, और उसकी तैयारी कर रही है। उसके अलावा जो चुनाव है जबलपुर में भी है, मंडला में है। फग्गन सिंह कुलस्ते हैं जो कि विधायक का चुनाव हारे हैं, पर वो पहले से सांसद रहे हैं। तो बालाघाट की सीट है, सीधी और शहडोल, ये सीटें जो 6 सीटें हैं। आप तक ये जो 6 सीटों में जिस तरह से आज मतदान हो रहा है, इसको लेकर मैं चाहूँगा गौरव जी, और ये मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर आप अपनी बात रखें। देखिए, अगर मध्य प्रदेश के प्रथम चरण के मतदान की बात करें तो छिंदवाड़ा पर भारतीय जनता पार्टी ने पहले के मुकाबले कहीं बहुत ज्यादा मेहनत की है, और जी जिसके कारण कमलनाथ, जिनका 40 सालों से उस सीट पर कब्जा रहा है, जी उन्होंने उस परिस्थिति को भांपते हुए अपने आप को भी वहां पर पूरी तरह से झोंक दिया। नो डाउट पहली बार छिंदवाड़ा में एक लंबे समय बाद कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। अब वो किस तरफ जाती है वो एक अलग बात है, बट हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कई गुना ज्यादा मेहनत बढ़ा दी, और जिन सीटों पर सामान्य मेहनत करती थी उन सीटों पर भी सामान्य से कम पर चली गई। ऐसी परिस्थिति में जो पिछले चुनाव की लीड है वो कितना आप बना पाएंगे या उसको ज्यादा ऊपर ले जा पाएंगे, क्योंकि आपने जहां मेहनत कम की है स्वाभाविक तौर पर वहां पर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। वो लीड का नुकसान हो सकता है, वो सीट पुणे का नुकसान हो सकता है। बात करूं जैसे मैं मंडला की और बालाघाट की, छिंदवाड़ा की सीट पर जो मेहनत हो रही थी उतनी मेहनत मंडला और बालाघाट पर नहीं होगी। फिर अगर हम थोड़ा नीचे उतरे तो जबलपुर में भी उतनी मेहनत नहीं हुई, सीधी और शहडोल में भी तो और कम मेहनत हो गई। दूसरी बात, अगर छिंदवाड़ा में कमलनाथ की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी तो जबलपुर में वीडी शर्मा जी और जेपी नड्डा की भी प्रतिष्ठा दांव पर लग गई, क्योंकि दोनों का उस जबलपुर शहर से बहुत बड़ा नाता है, ससुराल है उनकी। ऐसी परिस्थिति में उन्हें वहां भी अपनी मेहनत करना पड़ी। अब ये चुनाव परिणाम बताएंगे, लेकिन जो मतदान प्रतिशत दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों के मुकाबले हम बेहतर मान सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टॉप 3 स्टेट्स में आ रहा है। लेकिन हर राज्य की अपनी अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग मौसम है। ऐसी परिस्थिति में जैसे हम कंपेयर करें छिंदवाड़ा और नागपुर का, तो छिंदवाड़ा और नागपुर में इतना जबरदस्त अंतर आ रहा है कि नागपुर में आधा मतदान पहुंचा है और छिंदवाड़ा में डबल हो गया उसके मुकाबले। ऐसी परिस्थिति में कौन से इश्यूज कहां पर कितने असर डालेंगे, ये देखने वाली बात। जी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। हम सत्येंद्र जैन जी के पास चलते हैं। जैसा सत्येंद्र भाई अभी गौरव चतुर्वेदी जी कह रहे थे कि आप लोगों ने जो प्रथम चरण का चुनाव है, इसमें सर्वाधिक मेहनत छिंदवाड़ा में की, और जो बाकी आपकी 5 सीटें हैं उस पर उतना फोकस नहीं किया जितना कि छिंदवाड़ा पे किया। पर जहाँ तक मैं समझता हूँ कि चूंकि बीजेपी जो है 24/7 चुनाव मोड में रहती है, और उसने अपने कार्यकर्ताओं के साथ में लगातार मीटिंग की है और पन्ना मीटिंग की है, और उन्होंने 370 का एक लक्ष्य दिया है कि बूथ पर ये लक्ष्य पूरा हो। तो क्या ऐसा कहीं ऐसा लग रहा है आपको कि छिंदवाड़ा के चक्कर में बाकी जो 5 सीटें उन पर उस तरह से फोकस नहीं हुआ जैसा छिंदवाड़ा पे हुआ? नहीं नहीं सुभाष जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने, देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की बात करें या पूरे देश भर में, तो मध्य प्रदेश में तो हर बूथ विजय संकल्प अभियान चलाया। हर बूथ पर हम गए, और हमारे जो कुछ आकांक्षी बूथ हैं उन बूथ पे हमने एक व्यू रचना भी की।
हम हर बूथ में लाभार्थी के पास गए, लाभार्थी के घर में जाकर के उनको पाए लागू बोला, मोदी जी का प्रणाम बोला, मोदी जी की राम राम बोला, मोदी जी का गुलाल दिया और साथ में उनका आशीर्वाद लिया, उनके यहाँ चाय भी पी। इस प्रकार से एक एक कार्यकर्ता, जो 42 लाख से ज्यादा हमारा बूथ लेवल पे जो त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश जो कहते हैं, तो बूथ लेवल के जो त्रिदेव कार्यकर्ता और बूथ की पन्ना समिति, अर्ध पन्ना प्रमुख भी बनाए हमने, आधे पन्ने तक लेके गए हमारे संगठन के, बूथ स्तर के संगठन को, और वो सब लोग जा करके गए हैं। और जो धारा 370 का आपने बताया, तो धारा 370 के बारे में भी बताया कि हमने किस प्रकार से भारत को आज पहली बार बाबा साहब का जो संविधान है अम्बेडकर जी का, वह कश्मीर में कभी लागू नहीं होता था, उसको लागू कराया। 6 अगस्त 2019 को वह शुभ दिन आया था। उसके बाद से कश्मीर के अंदर भी वह भाव, एक देश एक विधान, एक संविधान और एक निशान हो गया। तो पंडित जो हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का संकल्प रहा है, उसकी सच्ची मतलब हमने उनके जो संकल्प था उसको श्रद्धांजलि दी जब धारा 370 वहां से हट गई, क्योंकि उनकी आत्मा तो देख रही होगी तो खुश भी हो रही होगी। यह सारी बातें बताई, विकास की बात कही, विकास मूलक समाज की स्थापना करना, संस्कृति मूलक विकास और विरासत, हमने दोनों को बढ़ाया। और जिस प्रकार से अगर लाभार्थियों को 4 करोड़ घर दिए, 50 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट खुलवाए, या 80 करोड़ लाभार्थी देश भर में, लगभग 4.5 करोड़ के आसपास के जो लाभार्थी हैं, भोजन 5 साल के लिए आगे भूखे उनको नहीं रहना होगा, वो खाद्यान्न बारे की बात हो, या चाहे वो आयुष्मान भारत योजना के जो हमारे 1 करोड़ से ज्यादा के कार्ड है, लगभग 4.5-5 करोड़ लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं मध्य प्रदेश के, इन सारे लोगों को सब कुछ बताया। तो ये चाहे वो सौभाग्य योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना के लोग हों, चाहे लाडली बहना है, तो ये सारी चीजें उनको बताते हैं लाभार्थी को, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया है। तो निसंदेह हम लगे रहे हैं हर कार्यक्रम में। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी भी आए, जबलपुर आए, और होशंगाबाद जो सीट है उस सीट पर भी उनका रोड शो रहा, तो सभा रही, और जबलपुर में रोड शो। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी छिंदवाड़ा गए, जिनको हम सेकेंड आयरन मैन ऑफ इंडिया कह सकते हैं, जिन्होंने धारा 370 हटाया और मुस्लिम महिलाओं को, बहनों को हमारा जो ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलाई, आज वो भी स्वाभिमानता वाला जीवन जी रही हैं। तो ऐसे अनेक कार्य हमने किए हैं। तो निसंदेह, और जो जिस प्रकार से कांग्रेस में भगदड़ मच गई, कांग्रेस में कोई छिंदवाड़ा गढ़ नहीं है कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी का। वहां से आप देखिए, चाहे वो कमलेश शाह जी हों, चाहे वो दीपक सक्सेना जी, उनके एक स्तंभ रहे हैं प्रारंभ से, उन्होंने भी कांग्रेस को तिलांजलि दे दी। गंभीर सिंह चौधरी जी रहे हुए हैं। और छिंदवाड़ा की जनता, अभी मैं जो भी देख रहा हूँ, संवाद हो रहा मेरा वहां लोगों से और काफी मीडिया के माध्यम से, उसमें छिंदवाड़ा की जनता भी कह रही कि परिवर्तन चाहती है वहां पे। और जिस प्रकार से नकुलनाथ जी ने भी अपने पिताजी को कहे मुंगेरी लाल सिद्ध करा दिया था, या कहें कि शेख चिल्ली बना दिया था, उन्होंने कह दिया था पिछले विधानसभा चुनाव में, ज्यादा वक्त नहीं हुआ उसमें, उस समय कह दिया था 7 दिसंबर 2023 को कमलनाथ जी की सरकार बन रही, कांग्रेस की सरकार बन रही, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे। तो कांग्रेस ने, मतलब इस जनता को ये भी ठीक नहीं लगता। तो दूसरी बात, कमलनाथ जी चुनाव लड़ रहे होते लोकसभा का, एक अलग बात थी, नकुलनाथ जी उतने सक्रिय भी नहीं है। ये जनता वहां की अभिव्यक्ति आ रही है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वहां की जनता का कल्याण हो रहा है, वो जनजाति वर्ग के 3 करोड़ 3 लाख से ज्यादा पट्टे कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में निरस्त किए गए थे, उनको हमने पुनः उनको घर दिए, उनकी जो जमीन पे हमने भेजा, उनको लीगलाइज किया, उनके 3 लाख पट्टों को। बैगा भारिया सहारिया जो बहनें होती थी, उनको हर महीने में 1000 रुपए दिया करते थे जनजाति बंधुओं की, उनके साथ भी बड़ा अन्याय कमलनाथ जी की सरकार ने किया था। जो 15 महीने की, वो हमने फिर से, वो हम देते थे, वो बंद कर दिया था। वो 1250 रुपए दे रहे हैं, प्रारंभ किया। जैसे अनेक कार्य किए हैं। आज 17,000 मैट्रिक टन तो हम जनजाति बंधुओं के घर पे चलित राशन योजना के द्वारा हर महीने राशन भी देते हैं। तो ऐसे कार्य हैं जो हम उनको, जनता के जिनको कोई नहीं पूछता था, उनको मोदी पूछते हैं। मोदी जी, या हमारी मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार पूछती थी पहले, अब डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, भाजपा की सरकार पूछ रही है। निसंदेह भगवान रूपी जनता भारतीय जनता पार्टी को 6 की 6 लोकसभा सीट पर, और भारत की आज 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है, इसमें जनता अप्रतिशत आशीर्वाद देगी। और 370 की जो संकल्पना है, तो भाजपा की 370 से अधिक सीट पर कमल खिलेंगे। और देश भर में एनडीए के 400 से ज्यादा सीट जो आने वाली है, जिसको मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी स्वीकार किया है, तो निसंदेह हम 400 से अधिक कमलों की माला को प्रधानमंत्री मोदी जी के गले में डालेंगे। जनता भी इस माला को उनके प्रधानमंत्री मोदी जी के गले में डालने के लिए लालायित है। जी जी, तो जनता जो है लालायित है, और उसमें कुछ हाथ कांग्रेस के भी जो है आपके साथ लग रहे हैं, क्योंकि आपने जो कांग्रेस तोड़ फोड़ की नीति अपनाई, उसमें बहुत सारे हाथ पीछे से आपको कांग्रेस के भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो अविनाश बुंदेला जी हमारे साथ हैं। अविनाश जी, किसी समय में महाकौशल
कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था और लगातार कांग्रेस जीतती रही। पर कालांतर में कांग्रेस के हाथ से वो सीटें गई। केवल छिंदवाड़ा, अगर हम दोनों चुनाव की बात करें तो एक बार आपको 27 सीटें मिली, दूसरी बार 28 मिली। 29 जो है उसका सपना इस बार बीजेपी लेके चल रही कि हमको 29 की 29 सीटें मिलेगी, और वो देश में भी एक बड़ा सपना देख रही कि हम 370 तो सीटें जीतेंगे और गठबंधन के साथ 400 से ऊपर जाएंगे। और ये सब लोग माला पहनाने की बात कर रहे हैं मोदी जी को, कि ये मान के चल रहे हैं कि मोदी जी की सरकार आ रही है और वो 400 से ऊपर आ रही है। और जिस तरह की बात अभी भाजपा के प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी कह रहे थे, तो आप बताइए कि कांग्रेस की क्या रणनीति है? कांग्रेस छिंदवाड़ा के साथ साथ बाकी सीटों में भी किस तरह की टक्कर दे रही है और क्या माहौल है? देखिए सुभाष जी, सबसे पहले तो आज जो लोकतंत्र का महापर्व जो 6 लोकसभा सीटों पर मनाया जा रहा है, उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और सबसे खास बात जो अभी मैं सुन रहा था, मैंने सत्येंद्र जैन जी को बड़ी घटना से सुना, मैं सुन रहा था उनको, तो उन्होंने छिंदवाड़ा और कमलनाथ जी का विशेष जिक्र किया है। और हम तो साफ कहते हैं मिश्रा जी मैं आपको कि महाकौशल कांग्रेस का गढ़ था नहीं, कांग्रेस का आज भी गढ़ है। आज भी आप देखें 34 में से 21 सीटें, 21 विधानसभा सीटें आज भी कांग्रेस के पास हैं। और जहां तक बात कर रहे थे कि छिंदवाड़ा की, छिंदवाड़ा में उन्होंने सब कुछ कर लिया। छिंदवाड़ा में पूरी तोड़फोड़ मचा ली, पूरा जनतंत्र का गला घोंट दिया, पूरा संविधान का गला घोंट दिया। लेकिन आज जैसे ही मतदान शुरू हुआ तो छिंदवाड़ा की हवा बदल गई। छिंदवाड़ा में जो हमारे महापौर विक्रम आहाती गए थे, उन्होंने आज एक वीडियो जारी करके कहा कि मैं कमलनाथ जी के साथ हूँ, नकुलनाथ जी के साथ हूँ, कांग्रेस के साथ हूँ और आगे जो होगा देखेंगे। मतलब एक चुनाव हुआ, जनता के द्वारा चुनाव हुआ महापौर ये शंका व्यक्त कर रहा है कि आगे जो होगा देखेंगे। मतलब ये सोचने वाली बात, ऐसा क्या होगा जिस महापौर को एक बंद कमरे से वीडियो जारी करना पड़ा। ये बताता है कि हाँ, ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलना चाहते हैं और ये उस संविधान की इज्जत नहीं करते। वही तो कारण है कि 370 और 400 पार की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको सबसे अगर डर लगता है, 3 चीजों से सबसे डर लगता है। और मोदी जी सत्ता में आने के बाद 370 से ज्यादा सीटें पाने के बाद सबसे पहले इनको डर लगता है बाबा साहब अम्बेडकर से। तो ये उनका नाम खत्म करना चाहते हैं 370 सीटें पाने के बाद। और इनको डर लगता है इस देश के संविधान से, तो संविधान को बदलना चाहते हैं। और इनको नफरत है देश में जो दलित आदिवासी समाज को आरक्षण दिया जाता है, ओबीसी वर्ग को, इनको नफरत से। तो ये 370 का गाना 400 सीटों की माला की जो बात कर रहे हैं, तो 29 सीटों की माला की बात करते, हकीकत में इनको संविधान बदलना है। मोदी जी खुद कह चुके हैं, अभी कुछ दिन पहले संविधान की बात कर रहे थे। क्या आवश्यकता थी कि प्रधानमंत्री बोले कि संविधान नहीं बदलेगा, चोर की गाड़ी में तिनका। मतलब अगर आप इस तरह के भाषण दे रहे हैं खुले तौर पर, ये कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर खुद आ जाएं तो संविधान नहीं बदले, बताता है कि हाँ, इनकी मंशा में कहीं ना कहीं कालिक है, कहीं ना कहीं इनका मन काला है। ये संविधान बदलने की इनका हिडन एजेंडा है। और बाकी जहां तक मैं बात कहूँ, देखिए महाकौशल की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने हमेशा वहाँ के जो आदिवासी बेल्ट ज्यादा है, वहां पर आदिवासी वर्ग ज्यादा है, कांग्रेस ने हमेशा उनके अधिकारों के लिए उनकी लड़ाई लड़ी है, हमेशा प्रयास किया है कि उनका विकास हो, उत्थान हो। और भाजपा ने उनके नाम पर सिर्फ प्रचार प्रसार किया है, सिर्फ कुछ इमारतों के नाम बदले हैं, वहां जाके बड़ी बड़ी रैलियां की, लेकिन काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो सीधी में एक आदिवासी भाई जोकर भाजपा के नेता के द्वारा उसके मुंह पर खड़े होकर पेशाब नहीं की जाती। ये सबने देखा है, ये कलंक है भाजपा के मुंह पर, ये शिवराज सरकार भाजपा सरकार के मुंह पर ये कलंक है जो कभी टूटेगा नहीं। इस मध्य प्रदेश में आप देखें, एक आदिवासी परिवार को नियमावल में 6 लोगों को 50 फीट जमीन के नीचे गाड़ दिया जाता है। आप बैतूल चले जाएं, एक आदिवासी को निर्मित करके पीटा जाता है। ये सारे मुद्दे हैं। इसके अलावा बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो किस बात का है, कभी बेरोजगारी की बात नहीं करती। जो व्यक्ति 2 को रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात करके 2014 में सत्ता में आया था, आज वो व्यक्ति उसकी बात नहीं करता। जो व्यक्ति कहता था कि मुझे 50 दिन दे दो, 50 दिन में आपके सपनों का भारत दे दूंगा, आज 10 साल बाद फिर 5 साल मांग रहा है। ये बताता है कि इन्होंने कहीं काम नहीं किया। ये और बाबा रामदेव मिलकर क्या कहते थे कि पेट्रोल तो 40 रुपए का बिकेगा, 125 का बिक गया साहब पेट्रोल देश में, किसी को उम्मीद नहीं थी। एलपीजी सिलेंडर 1200 का बिक गया,
ये बताता है कि लुटेरों की सरकार है, ये व्यापारियों की सरकार है, ये उन्हीं की पार्टी है। ऐसे ही नहीं, इनकी जो बैंक बैलेंस है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें इनके पास 6,000 करोड़ का बैंक बैलेंस ऐसे नहीं आ गया, ऐसे ही जनता को लूट लूट कर, किसानों को लूट लूट कर इन्होंने अपने खजाने भरे हैं। और आज मैं तो कहता हूं वही दिन है। और जो मत प्रतिशत भी देखा है मैंने आपके चैनल पर 1 बजे तक का, बड़ा अच्छा है। 40% के ऊपर, कई जगह 50% भी टच करने वाला है। मतलब ये बताता है कि जनता ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया है और जनता बढ़ चढ़कर कर रही है। क्योंकि आप देखें मध्य प्रदेश में। चलिए, मैं अविनाश जी एक काम करते हैं कि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी हैं। मैं गौरव जी आपसे ये जानना चाहता हूँ पार्टी पॉलिटिक्स से उठ के कि वो क्या मुद्दे हैं जो मध्य प्रदेश की जनता को प्रभावित कर रहे हैं या देश की जनता को प्रभावित कर रहे हैं। दोनों पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। किसी को मोदी की गारंटी पे भरोसा है, किसी को कांग्रेस के न्याय पर भरोसा है। तो अपनी अपनी पार्टियों का तो निश्चित रूप से प्रवक्ता हैं तो अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे, पर एक आम जन या एक पत्रकार इस पूरे मध्य प्रदेश में इलेक्शन या लोकसभा इलेक्शन के को किस तरह देखता है? देखिए, महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है, राम मंदिर है, ये है, इन मुद्दों का जनता में कितना असर होता है। उसके बाद राष्ट्रीय नेतृत्व जो है आपका, उसकी छवि को काउंट किया जाता है। फिर स्थानीय कार्यकर्ताओं की टीम को देखा जाता है और स्थानीय जो नेतृत्व रहता है, अब जी। इनमें से जो बेहतर मतदाता को लगता है, मतदाता उसके साथ चला जाता है। कई बार वो पीड़ित है, प्रताड़ित है गरीबी और महंगाई से, बट पता पड़ता है कि वो राम मंदिर के नाम पर वोट देकर आ गया। कई बार उसे राम मंदिर का मुद्दा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो अपनी समस्याओं को देखता है कि गरीबी और बेरोजगारी है, वो उसके आधार पर वोट कराता है। तो अभी जिस तरीके का ट्रेंड हम पूरे देश में देख रहे हैं और मध्य प्रदेश में खास करके, हम मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का अगर ट्रेंड उठाकर देखें तो मध्य प्रदेश में वोटिंग बहुत ज्यादा हो रही, नागपुर महाराष्ट्र में वोटिंग कम हो रही। वो इलाके हैं जो छिंदवाड़ा, बालाघाट, पटना से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। अगर ये इतना बड़ा फर्क आ रहा है तो इसका मतलब है कि मतदाताओं ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने एजेंडे तय कर लिए। अब किसी नेता का एजेंडा नहीं चलेगा, मतदाता का एजेंडा चलेगा। जी, पर कहीं ना कहीं मैं एक बात याद आती मुझे, जब अटल बिहारी जी चुनाव लड़ रहे थे तो एक नारा मैं सुनता था कि अटल बिहारी जरूरी है, फलाना आदमी मजबूरी है। तो लोग उस आदमी को जो सांसद के लिए खड़ा हुआ था उसको, उनको लगता था कि ये बेकार है, मगर फिर क्या करें, हमको अटल बिहारी वाजपेयी को जिताना है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मोदी की गारंटी है या मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोगों को लग रहा है कि अरे कैंडिडेट कोई भी हो, हमारी समस्याएं कुछ भी हो, एक मोदी के रूप में हमको एक ऐसा नेता मिला है जिसको कि भाजपा विश्व का नेता बता रही है, इनको हमको प्रधानमंत्री बनाना, इस तरह का भावना तो नहीं कहीं प्रकटीकरण हो रहा है? नहीं, देखिए, मतदाता बहुत ज्यादा परिपक्व हो गया। पहले के समय में एक चीज होती थी कि किसी नेता के कहने पर आदमी वोट कर देता था। अब प्रत्याशी को भी देखता है, उसके बीच में उसकी उपलब्धता कितनी है, कैसे काम करता है, उसकी पार्टी। अब जैसे मध्य प्रदेश में बात करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या परफॉर्म कर रही है, जो अपेक्षा मतदाता रखे था क्या वो पूरी हो पाई है, इन सारी चीजों का कैलकुलेशन करने के बाद वोट डालता है। ऐसे ही वोट नहीं डाल देगा कि आपने किसी भी प्रत्याशी को खड़ा कर दिया कि हमारे नाम पर वोट मिल जाए, ऐसा अब सब वो और संभव नहीं रहा। जी जी, ठीक है। सत्येंद्र जैन जी के पास आऊँगा संक्षेप में। सत्येंद्र जी, क्योंकि आपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, लगातार उनको मोटिवेट किया है और लगातार मतलब कहना चाहिए सामने भी बैठक खर्ची है, वर्चुअल भी बैठक की है, अलग अलग लेवल पे की है, तो आपको लग रहा है कि आज वोट निकालने के लिए, लोगों को घर से निकालने के लिए आपकी जो लोग हैं वो बहुत सक्रियता से काम कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल निसंदेह हमने तो सदैव प्रयास रहता है, लोकतंत्र का ये महायज्ञ है। और मैं बताऊं, लोकतंत्र का महायज्ञ भारतीय जनता पार्टी मानती है। चुनाव, लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, या नगरीय निकाय का चुनाव हो या पंचायत का चुनाव हो, तो भारतीय जनता पार्टी ने सदैव इनको लोक महायज्ञ माना है, महाकुंभ माना है, या फिर कहूं कि अश्वमेध यज्ञ माना है। और अश्वमेध यज्ञ की तरह हमारे नेतागण भी जो है ना, उनका अश्वरथ पूरे देश भर में जा रहा है। जो हमने आहुति डाल रहे हैं, समिधा डाल रहे हैं, उसी को हम भगवान रूपी जनता से भी आग्रह सदैव करते हैं कि आप भी जाइए और अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। क्योंकि उनके एक वोट की ताकत के कारण ये देश आज धारा 370 से जो एब्रोगेट करने में सहायक हुआ, उनके एक वोट के कारण ये आज देश ने 3 तलाक जैसे कानून को हमारी मुस्लिम बहनों के लिए मुक्ति दिलाई है। इसी पर उनके एक वोट के कारण ये आज भारत जो सर्जिकल स्ट्राइक कर देता है और आतंकवादियों का नाश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उनका एक वोट के कारण ये शक्ति पा रही है।
तो हम तो आज आपके चैनल के माध्यम से पुनः कहेंगे कि ये आपका ही एक वोट जो है जो विकसित भारत की संकल्पना को सिद्ध करेगा, जो 2047 का हमारा मिशन है, और जो हम कहते थे कि कहाँ हम दुनिया की 5 स्खलित होने वाली, विखंडित होने वाली अर्थव्यवस्थाओं में थे, आज टॉप 5 की अर्थव्यवस्थाओं में आ गया हमारा भारत देश। बहुत जल्दी हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे विश्व की, और आर्थिक शक्ति बनता है, फिर अर्थव्यवस्था बढ़ती है, विकास के काम होते हैं। अब 2014 में जो बजट हुआ करता था वो मात्र 12-13 लाख करोड़ का हुआ करता था, आज 50 लाख करोड़ का बजट कर दिया मोदी जी ने। सोचिए, स्वतंत्रता के पश्चात 64 वर्षों तक भारत का बजट जो था, तो जिसमें कांग्रेस ने लगभग 56-57 वर्ष शासन किया है विशुद्ध रूप से, तो ये कांग्रेस 64 वर्ष में जितना बजट था उसका 4 गुना बजट हमने पिछले 10 साल में बढ़ा दिया है। तो विकास के कार्यों को भी बढ़ाया है, विरासत को भी 500 वर्ष बाद भगवान राम का मंदिर बना, उसमें भी हमने संविदा डाली है। तो मैं जो बात कह रहा था, ये तो आप सबका साथ सबका विकास के साथ, आपको भगवान राम तो आपके साथ जो है, आपने पिछले 10 साल से भगवान राम जो है आपके साथ ही हैं। तो मैं ये अविनाश जी आपसे चाहूँगा कि सत्येंद्र जैन जी की पार्टी के साथ डेवलपमेंट भी है, उनके साथ उन्होंने कुछ बताने के लिए 370 भी हटाया है, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक भी की है, उन्होंने जीडीपी को ऊपर ले गया है, बीमारू राज्य को उन्होंने उन्नत राज्य बनाया है। तो आपके पास जो आपका न्याय पत्र है या जो आपकी योजना है, जो आपकी गारंटी है, वो और ऐसा क्या मुद्दा है जिससे जनता आपको वोट देगी? जनता को समझ में नहीं आता। किसानों के लिए जो काला कानून लेकर आए थे या लैंड एक्विजिशन बिल लेकर आए थे, वो किसानों के समझ में नहीं आया। हाँ, भाजपा के जो उनके खुद नजदीकी दोस्त उनके समझ में आता है। इसी तरह का इनका विकास अर्थव्यवस्था है जो सिर्फ उनके समझ में आता, लेकिन जनता को कहीं लाभ नहीं है। आज देखिए, महंगाई, बेरोजगारी जो है देश में आजादी के बाद अपने उच्चतम स्तर पर, और ये कह रहे हमारी 5वां अर्थव्यवस्था बन गई है। आप देखें, रोजगार की हालत ये है कि अकेले मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में 1.25 लाख पद जो है शिक्षा विभाग में पद खाली है, 1 लाख पद गृह विभाग में पद खाली है, और 1 लाख से ज्यादा पद स्वास्थ्य विभाग में पद खाली है। आप आश्चर्य करेंगे, 2013 से शिक्षा विभाग में नियुक्तियां नहीं हुई है, पिछले 8 साल से सब इंस्पेक्टर की भर्तियां नहीं हुई है। ये कहते विकास हो रहा है। किसान देखो अपनी फसल जो है, फसल सड़कों पर फेंकने के लिए मजबूर है, ये कहते हैं भैया खुशहाली आ रही, विकास हो रहा है। ये खुशहाली और विकास जो सिर्फ भाजपा के नेताओं तक सीमित है। चलिए, हम ये देखेंगे कि आज मतदाता जो है प्रथम चरण के चुनाव में किस तरह से वोट डालता है, क्योंकि आप अलग अलग जगह आपकी व्यवस्था भी है। तो मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। जय।